हेलो, दिस इज पूनम अग्रवाल। टॉपिक लेकर आई हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पर हम सीएफ पढ़ने जा रहे हैं। हमने टॉपिक पढ़ा था जैसे पिछले वीडियो में सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो अब यहाँ पर वापस मैं सीएफ ही बता रही हूँ, लेकिन उसके अबाउट में नए क्वेश्चन बता रही हूँ। मेथड वही रहेगा। सीएफ और पीए फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन दी हुई होगी, हम उस इक्वेशन को कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसके एम की वैल्यूज निकालेंगे, कैसे सीएफ में सेट करेंगे, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे ना, तब हमेशा डी की जगह एम रख देंगे। क्या करेंगे, जहाँ पर डी लिखा हुआ है ना वहाँ एम रख देंगे। तो डी की जगह जब एम रखेंगे तो ये 2m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि m में जब भी 2 से ज्यादा पावर होती है तो m की जगह ऐसे वैल्यू रखते हैं जिससे ये पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर m की जगह कोई वैल्यू अप्लाई करेंगे ना, तो 1 हमेशा बचता रहेगा। देखो चेक करते हैं, जैसे मैंने 1 रखा तो प्लस का 1 रखूंगी तो ये 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव है। देखो, और सब ऐड होंगे तो कैंसिल तो कोई होगा ही नहीं। तो फिर मैं -1 रखूं, अगर -1 रखूं तो ये 1, ये 2, ये होगा +3, ये -2, ये +1। मुझे नेगेटिव वैल्यूज ही रखनी पड़ेगी तो ही ये कटेगा और आंसर बनेगा, लेकिन ये कोई भी वैल्यू पे 0 नहीं बन रहा। तो इसलिए क्या करेंगे, देखो बताते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से लिखना। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसको ऐसे लिख लू मैं, m4 प्लस ये जो है ना ये 3m², इसको लिख लू m² प्लस 2m²। ठीक है, और +1 इसके पास लिख रही हूँ और बची हुई टर्म्स इसके पीछे लिख रही हूँ, ये लिख दी। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो, देखो m4 m² प्लस 1 को पास में लिख रही हूँ, बाकी सब टर्म्स पीछे लिख रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखो बताती हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि सब पॉजिटिव है। इसमें पहली टर्म जो है ना, इसका अंडर रूट निकालो, क्या आएगा m²। इसका अंडर रूट निकालो, क्या आएगा m, और इसका अंडर रूट निकालो, क्या आएगा 1, और सबके बीच में प्लस है इसलिए प्लस निकाल के इसका होल स्क्वायर करो। देखो ये इसका होल स्क्वायर है, चेक करके देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² c² 2ab मतलब 2m³ 2m³ कहाँ है, ये रहा देखो। 2bc यानी 2m कहाँ है, ये रहा देखो। और 2ac यानी 2m² कहाँ है, देखो। क्या सारे टर्म्स बैलेंस हो रहे हैं, क्या सारी टर्म्स बैलेंस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये m² प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करना है, इनको 0 के बराबर करूंगी तो ये 2 टर्म्स है ना, तो यहाँ पे धराचार्य विधि से -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac आएगा अपॉन 2a आएगा। तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 बचेगा अपॉन 2। तो ये आंसर बनेगा प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। लेकिन देखो 2 बार है, मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी पावर इक्वेशन की होती है उतनी m की वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर 2 पावर होने का मतलब केवल 2 ही वैल्यू नहीं है, m की 4 वैल्यू है, लेकिन चारों वैल्यू जो है वो एक जैसी ऐसे है। देखो एक और आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार 0 के बराबर है। तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही दूसरे वाले की भी आएगी। तो देखो 2 वैल्यू यहाँ पर, 2 वैल्यू यहाँ पर, कुल मिला के 4 वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। क्यों हुई, क्योंकि ये होल स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, अब इसका CF कैसे लिखना उसके बारे में बता रहे हूँ। यहाँ पर मैंने 2 × a लिख दिया था, ये 2 × 1 कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो CF कैसे बनाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। CF कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने कल बताया था कि जो रिपीटेड टर्म्स होती है उनका CF कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिपीटेड आ रहा है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि m = a 2 बार आ जाए तो इसका c1 प्लस c2 है, c की पावर ax लेते हैं, ऐसा बताया था मैंने, ax लेते हैं ऐसा बताया था। लेकिन वो तो रियल वैल्यू के लिए था, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं था। इसके लिए क्या करना है, देखो मैं बता रही हूँ, देखना ध्यान से सुनना। मैंने ये बताया था कि e के ऊपर तो हमेशा आती है रियल वैल्यू, तो इसके ऊपर हाफ वैल्यू है ना वो रियल है, तो क्या लिखू -x/2। और मैंने बताया था जो एंगल होता है कॉस साइन का उसमें आती है इमेजिनरी वैल्यू ये वाली, ये बताया था।
तो यहाँ पर देखो दो वैल्यू सेम है ना, तो इसको ऐसे लिखो C1 प्लस C2x cos √3/2 ऑफ x। ठीक है, फिर लिखना है C3 प्लस C4x और साइन √3/2 ऑफ x। यार ये इसका CF बन गया और ये इसका आंसर बन गया माइनस। ठीक है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि दोनों वैल्यू रिपीट थी। अब देखो चार वैल्यू थी तो दो कांस्टेंट या दो कांस्टेंट या ओवरऑल चार कांस्टेंट आ गए। तो ये किसके लिए बताया? जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिपीटेड हो जाते हैं तब ऐसा CF बनाते हैं। आगे होगा समझ में? आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में जो भी हमने पढ़े उसमें ये कंडीशंस नहीं थी, ओनली क्वेश्चन था और CF बना रहे थे। लेकिन अब ये कंडीशन दे रहा है, इसका क्या मीनिंग हुआ ये भी समझा रहे हैं। पहले तो हमारा क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है। हमारे पास जो क्वेश्चन है मैंने तुम्हें बताया था कि जो D2 है इसको ऐसे लिखो LD2² थीटा प्लस G थीटा इक्वल्स टू 0। जैसे उसमें y कॉमन आ रहा था, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? थीटा कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको थीटा कॉमन ले लूं तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हो ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? LM² प्लस G बराबर 0। M बराबर क्या बनेगा? प्लस माइनस आयोटा √G/L। कैसा आया देखो, G को इधर शिफ्ट किया माइनस में, L को इसके नीचे लिया और माइनस होने की वजह से आयोटा आ गया और √ कर दिया। तो मेरे पास M की कितनी वैल्यू आई? तुम्हें एक ही बात समझ है, दो वैल्यू है प्लस माइनस में, तो क्या इसके आगे रियल पार्ट है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। इसका CF कैसे लिखना है वो बता रही हूँ। जैसे हर क्वेश्चन में मैं y लिख रही थी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है? थीटा है, तो मुझे थीटा इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं CF। और देखो ये इमेजिनरी है तो E के ऊपर 0x लिख रही थी, लेकिन ये थीटा पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ? T के, तो T आएगा। ठीक है, जो वेरिएबल जैसे dy/dx है तो ये yx आएगा, थीटा और T है तो थीटा और T आएगा। और इसको लिखना कैसे? C1 cos √G/L ऑफ T प्लस C2 sin √G/L ऑफ T। ये मेरा CF हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगी। अब इसके बाद ये देखो कि ये जो कंडीशंस है ना, ये क्यों दी हुई होती है? ये कंडीशन दी हुई थी इन C1 C2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जितने भी हमने पिछले एग्जाम्पल किए उसमें यहाँ पर ऐसी कंडीशन दी हुई नहीं थी, नहीं दी हुई थी ना। तो हमें इस कंडीशन को बनाने के लिए, इसको इसमें रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बता रहे हो। जैसे पहली कंडीशन में दे रहा है कि T बराबर 0 पे थीटा बराबर थीटा 0 हो, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ, तो मुझे एक कंडीशन मिलेगी। लेकिन अननोन टर्म्स कितनी है? 2 है। जब अननोन टर्म्स 2 है तो कंडीशन भी 2 चाहिए। तो दूसरी कंडीशन दी हुई T बराबर 0 पे d θ/dt 0 है। तो क्या d θ/dt मुझे दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रेस्पेक्ट टू T ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये क्या बनेगा? d θ/dt बनेगा। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको छोड़ दो। C1 एज इट इज है और cos का माइनस साइन होगा और √G/L ऑफ T तो है ही, और इसके मल्टीपल में √G/L और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी डिस्टर्ब टर्म है। प्लस C2 cos √G/L और T और √G/L और आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना है देखो बता रही हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 दे रही हूँ उसको। ठीक है, मुझे कंडीशन दी हुई थी T बराबर 0 पर थीटा बराबर थीटा 0। ये मैं समीकरण नंबर 1 में 2 में रख रही हूँ। कहाँ पे रख रही हूँ? 2 में। तो मैं रखूंगी तो ये बनेगा देखो थीटा 0 बराबर T की जगह 0 रखो तो cos 0 1 हो गया, तो इसके पास बचा ओनली C1। और देखो यहाँ T की जगह 0 रखा तो साइन 0 पूरा 0 हो गया, इसलिए 0 हो गया। तो C1 की वैल्यू मुझे क्या मिली? थीटा 0। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास दूसरी कंडीशन थी T बराबर 0 पर d θ/dt बराबर 0। तो मैं ये कंडीशन कहाँ रख रही हूँ? 3 में रख रही हूँ। जब मैं 3 में ये वैल्यू रखूंगी तो ये 0, ये 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ T की जगह 0 रखा तो साइन की वजह से ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया।
प्लस C2, ये cos 0 हो गया 1 और ये रूट G बाय L। अब देखो सब 0 में जाएंगे तो C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या मिली, C1 और C2 की वैल्यू मिली ना। इसको वापस कहाँ रखना है, C1 व C2 को 1 में 2 में 2 में क्यों, जो मेरा CF था उसमें आंसर रखना पड़ेगा। C1 और C2 की वैल्यू को 2 में रखूंगी तो क्या बनेगा, देखो बताओ। आंसर बनेगा थीटा बराबर थीटा 0 कॉस रूट G बाय L। और देखो C2 की वैल्यू 0 थी तो ये अपना फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन करवाते हैं एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है, एग्जाम्पल सारे करवा दिए हैं मैंने। आगे क्वेश्चन करवाती हूँ 2-3, ठीक है, जैसे तुम्हें क्लियर हो जाए कि हाँ CF कैसे निकालते हैं। फिर बचे हुए क्वेश्चन तुम घर पे कर लेना होमवर्क में। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। जैसे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 4, दिया हुआ है D³+1 y बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको कर रही हूँ M³+1 बराबर 0। अब इसके टुकड़े होंगे M+1 m² माइनस M+1 बराबर 0। ये मैंने A³ + B³ के फॉर्मूले से कर दिए। अब मैं देख रही हूँ कि एक वैल्यू तो मुझे मिल रही है -1 और इसको धराचार्य विधि से करूंगी तो ये मिलेगा ऐसा, ठीक है। ये धराचार्य विधि से आ गया। अब देखो एक वैल्यू तो रियल है और एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखो, ये y प्लस मैंने बताया था रियल पार्ट e⁻x/2 C2 cos √3/2 ऑफ x प्लस C3 sin √3/2 ऑफ x। देखो ये आंसर आ गया। 3 वैल्यू थी m की और तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। D² + 1 का होल स्क्वायर D - 1 का स्क्वायर y बराबर 0, ठीक है। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, ये बनेगा ऐसा, ठीक है। अब देखो इसमें इन सबको 0 के बराबर करूँ ना तो m² + 1 बराबर 0, m² + 1 बराबर 0 2 बार आएगा और m बराबर m - 1 का स्क्वायर है तो ये भी 2 बार आएगा। ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे 2 और 2 4 है और ये 2 6 पावर है, तो कुल मिला के m की वैल्यूज कितने आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। और वो 6 वैल्यू कैसे आएगी, देखो बता रही हूँ। देखो इस वाली वैल्यू को देखो पहले, सबसे पहले इसको, ये m बराबर बनाएगा प्लस माइनस आयोटा और ये भी यही बनाएगा, तो कितनी वैल्यू होगी 4 और एक बनाएगा ये और एक बनाएगा ये, कुल मिला के 6 वैल्यू होगी। जिसमें से देखो 2 रियल वैल्यू रिपीट है और 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यू रिपीट है। कोई बात नहीं, इसका CF बनाते, देखो समझ में आएगा तुम्हें कैसे बनाना है CF इसका। देखो बताओ, इसका CF बनाओ y बराबर, पहले मैं रियल वैल्यूज लिख रही हूँ ना, तो ये 2 रिपीट है तो ये ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म हो गई। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब कॉम्प्लेक्स वैल्यू रिपीट है तो देखो इसके आगे कोई रियल वैल्यू नहीं है ना, तो e⁻0x हो गया। ये तो 2 है तो आगे आ जाएगा 3 C4x cos और 1 है x है, आयोटा के साथ 1 है प्लस ये ऐसा क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो है वो रिपीटेड है। ये आगे देखो कितने कांस्टेंट है 6 और देखो वैल्यूज भी है 6, ठीक है। समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना और जो डाउट हो वो कमेंट में सेंड कर देना, ठीक है। ओके बाय।